मास्टर क्लास इंग्लिश ग्रामर के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, मास्टर इंग्लिश ग्रामर की आज की ये चौथी लेक्चर है। बेसिक टू एडवांस के इस सीरीज में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पूरा किया। हालांकि वो सारी बहुत बेसिक थी, बट वो हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, हमारे फर्दर एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी थी। तो फाउंडेशन हो चुके हैं। आज की ये क्लास सेंटेंस एनालिसिस के ऊपर होगी, यानी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस आज का मेन टॉपिक होगा। आज हम सभी इस क्लास में जो मुख्य रूप से बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की। यहीं पे आके लास्ट लेक्चर को मैंने रोका था और यहीं से आज की ये खूबसूरत यात्रा हमारी शुरू होगी। तो आइए सेंटेंस एनालिसिस के इस शानदार क्लास की आज हम शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने इस डिस्कस पॉइंट में हम जिक्र कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का, यानी सेंटेंस को बनाने वाले तत्व किन किन चीजों से मिलके बनता है हमारा सेंटेंस। क्या क्या होता है एक सेंटेंस में। अगर आप इसे जान गए तो ग्रामर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ग्रामर आपको बहुत सपोर्ट करेगा, इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आने लगेगी। सेंटेंस के एलिमेंट में बात होगी सब्जेक्ट की, बात होगी वर्ब की, बात होगी ऑब्जेक्ट की, हम बातें करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, और फिर बात करेंगे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज की। यही हमारा आज का एजेंडा है। आज हम इन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मैं एलिमेंट ऑफ सेंटेंस प्लस सेंटेंस एनालिसिस, वाक्य का विश्लेषण, इन दो टॉपिक्स की क्लास कंटिन्यू आपके पास, इसकी मैं 4 क्लासेस आपको दूंगा। मतलब इसकी 4 क्लासें अभी आपको पढ़नी है। आज इसका क्लास 1 है और हम सभी इसके टोटल 4 क्लासेस करेंगे। इसकी 3 वीडियोस और आएंगी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि अगर आपने इन चारों लेक्चर को पूरा कर लिया तो आप इंग्लिश की दुनिया में लिखे जाने वाले हर एक सेंटेंस को बहुत ही आसानी से एनालिसिस करके देख पाएंगे, उसके ग्रामेटिकल फंक्शन को समझ पाएंगे। और यदि ये चीज आपके लिए आसान हो गई, अगर आपने उसके ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को पहचानना शुरू कर दिया, तो फिर इंग्लिश को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लगेंगे आप ग्रामर के रूल्स को बनाने की दिशा में बढ़ने लगेंगे, न कि ग्रामर के रूल्स को रटने की। मेरा प्रयास यही है कि हम ग्रामर के नए रूल्स बनाने की काबिलियत डेवलप कर सकें अपने अंदर। हम ग्रामर के रचयिता बनने की कोशिश करें, न कि उसके पाठक बनने की कोशिश करें, उसे पढ़ने वाले बनने की कोशिश करें। बहुत ही कुछ
लोगों ने ग्रामर को बहुत ही बड़ा हौवा बना के रखा है, बहुत भयंकर सी चीज बना के रखी है, बहुत उम्दा चीज बना के रखी है। तो हो सकता है कि सोर्स ऑफ अर्निंग की वजह से ग्रामर को इतना लोगों ने हाइप बना के रखा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही रिदम में, लय में, मजे मजे के साथ हम सीख रहे हैं। और आने वाले दिनों में बैंकिंग, टीओ, उस लेवल के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो क्वेश्चंस भी एसएससी जीडी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपसे कराऊंगा। रेलवेज के कुछ एग्जामिनेशंस में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं हम वो भी करेंगे। एनडीए, एयरफोर्स के इंग्लिश के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस को भी मैं बनाऊंगा, और बड़े ही आसानी के साथ आप उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। बस आप इस कंटिन्यूटी को बनाए रखिए और इस क्लास की इंफॉर्मेशन कुछ और स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर करिए, मैं चाहता ये हूं कि अगर आप उन बच्चों को बताएंगे कि ऐसी क्लासेस चल रही हैं, बड़े मजे के साथ वहां सिखा रहे हैं सर, तो उन बच्चों के साथ मेरा जो अभियान है हर एक बच्चे से जुड़ने का वो पूरा हो पाएगा। ये तो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं कि तमाम लोग टी शर्ट्स पे अपने उस यूट्यूब चैनल का नाम लिख करके, अपने बैचेस के नाम लिख करके, हम इतने पैसे में बैच ला रहे हैं, इतने रुपीज में बैच ला रहे हैं, तमाम तरह की बातें हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं ओपन माइंडेड पढ़ाने के लिए आया हूं, बस पढ़ा रहा हूं। इन सब एलिमेंट्स की बात होगी आज की क्लास में। मेरी वीडियोस को देखना हो तो सीरियल में देखिए, लेक्चर 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। ऐसा करेंगे तो आप मेरी क्लास से जुड़ पाएंगे। अदरवाइज यदि आप जंप करके देखना चाहेंगे कि पहले 4 देख लेते हैं, फिर 3 देख लेते हैं, फिर 1 देखेंगे, कभी मौका मिल गया तो 2 देख लेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो आपको मिल जाएंगे। हर क्लास में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट तो जरूर देता हूं, लेकिन आप रिदम नहीं बना पाएंगे, आप एक फ्लुएंसी नहीं बना पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरी क्लासेस देखिए तो उसे आप कंटिन्यूटी के साथ देखिए, आप सीरियल वाइज देखिए, उसे लेक्चर के अकॉर्डिंग उसे देखिए। सबसे पहले इन चीजों को समझ लेते हैं, और इसमें कुछ चीजें जो आपकी हेल्प करने वाली हैं उनको पहले मैं डिटेल कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिटेल के लिए अपन एक पॉइंट लेते हैं, और उस पॉइंट में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं अपने ठीक है जी। वर्ब की बात करूं, वर्ब को आपने 2 फैमिली दे रखी है। एक को आप कहते हैं मेन वर्ब, और एक को आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। दया, कुछ तो गड़बड़ है इस पेन के साथ, ये उतना मोटा चल नहीं रहा जितना इसे चलना चाहिए। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की बात करूं, मेन वर्ब को तो आपने 5 फॉर्म दे दिए हैं। वर्ब 1, ऐसे करना उचित नहीं होगा, सबसे ले लेते हैं एक नया पेज, और इस नए पेज पर हम समझने की कोशिश करेंगे वर्ब को। देखिए, वर्ब का मतलब क्या हुआ, आपके सेंटेंस के अंदर, आपके सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में होने वाला काम, होने वाला एक्शन, आपके सेंटेंस में होने वाला काम। जो काम आपके सेंटेंस में हुआ उसी चीज को प्यारे बच्चों आपने क्या कह दिया, उसको आपने कह दिया वर्ब। आपके सेंटेंस में होने वाला काम आपके लिए बन चुका है वर्ब। इसको हम भेज देते हैं थोड़ा ऊपर ताकि मिल जाए हमें थोड़ी सी जगह। ठीक है, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास ही रुक जाऊं मैं। चलो, रुकने का नहीं बढ़ने का है भाई। वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब खासकर हमारी पहली एनालिसिस शुरू हो रही है हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है
वो संख्या में होती है 24, 24, जिसे आपने दे रखा है 3 फैमिलीज। प्राइमरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के 3 प्रकार हैं, 3 काइंड्स हैं, जिनमें पहला आता है प्राइमरी वर्ब, दूसरा आता है मॉडल वर्ब और तीसरा होता है मार्जिनल वर्ब। सबसे छोटा, सबसे संतुष्ट मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल वर्ब को कुछ कुछ बुक्स में देता है सेमी मॉडल्स। कुछ बुक्स में पढ़ेंगे तो इसका नाम सेमी मॉडल्स भी मिलेगा आपको, सेमी मॉडल्स। बड़ा मॉडल बनने का शौक है इसे। हेल्पिंग वर्ब की 3 फैमिली, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, मार्जिनल वर्ब, 3 काइंड्स में बटे हैं ये। ओके जी, अब हम प्राइमरी वर्ब की अगर बात करें तो प्राइमरी वर्ब को 3 छोटे छोटे ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप का नाम दिया गया वर्ब टू बी, दूसरे ग्रुप का नाम दिया गया वर्ब टू डू और तीसरे ग्रुप का नाम दिया गया वर्ब टू हैव। अब इनमें पुट करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब्स को। वर्ब टू बी में आते हैं इज, आर, एम, वॉच और वर। वर्ब टू डू में आते हैं डू, डज और डिड। वर्ब टू हैव में आते हैं हैव, हैज और हैड। ये फैमिली है प्राइमरी वर्ब की और इनकी उपयोगिता सबसे अधिक है। इनका प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, इन्हीं से हम स्टार्ट भी होते हैं। बचपन में हमें जब पढ़ाया गया होगा तो हमने शुरू भी इज आर एम से ही किया होगा। आइए नेक्स्ट, अब अगली फैमिली है मॉडल्स की, जिन्हें कि आपके इंटरमीडिएट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं इनसे। आइए मॉडल्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मॉडल वर्ब, इसमें आता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ought to, ought to। ये हमारे मॉडल्स हैं। अब आ जाते हैं अपने फैमिली ऑफ मार्जिनल वर्ब की। सबसे छोटा परिवार सुखी परिवार। इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा फैमिली नहीं रखना था हमें, हम बहुत संतुष्ट लोग थे, हमने एक छोटा सा परिवार बनाया। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। तो मार्जिनल वर्ब बहुत छोटा था। इसमें आए निड, डेयर और यूज्ड टू। ये है हेल्पिंग वर्ब की फैमिली। हेल्पिंग वर्ब के इतने क्लासिफिकेशंस हैं। आप इजी वे में याद कर सकते हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। फ्लुएंटली इसको याद किया जा सकता है। इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। 24 होते हैं। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है। बाकी रेस्ट कौन बात है हमारी मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब तो हुआ, मेन वर्ब के कहने का मतलब हुआ कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ने जो किया
वाक्य के अंदर जो काम हुआ सब्जेक्ट ने जो किया, या फिर वाक्य में जो हुआ वही है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब को ही स्टूडेंट कहा जा सकता है, मेन वर्ब को ही कहा जा सकता है प्रिंसिपल वर्ब। कुछ बुक्स जब आप पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे जब आप, हालांकि आप तो खुद स्टैंडर्ड है, लेकिन अपने से स्टैंडर्ड अगर किसी बुक को आपने पढ़ा तो वहां आपको इसका एक और नाम मिल जाएगा जिसका नाम होगा ऑर्डिनरी वर्ब। मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को ही ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। सेंटेंस में जो भी हो रहा होता है वो मेन वर्ब हो रहा होता है, और ये सेंटेंस के अंदर आते हैं ये भाई साहब अपने 5 चेहरों में, जिनमें चेहरे क्या है, वर्ब 1 के रूप में आएंगे, वर्ब 2 के रूप में आएंगे, वर्ब 3 के रूप में आएंगे, वर्ब 4 के रूप में आएंगे, या वर्ब 5 के रूप में आएंगे। ये अपने 5 रूपों में। चलो देखो, ये पहला सेंटेंस लिया मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने के लिए। सेंटेंस ले लिया मैंने, राजेश सेल्स एग्स, राजेश अंडे बेचता है। सबसे पहली चीज जो हमें क्लियर कर लेनी है वो क्या है कि सेंटेंस में काम कौन सा हुआ, उसके बाद इस काम को किसने किया। इन 2 क्वेश्चन से मिलेंगे थोड़े आंसर। तो राजेश अंडे बेचता है, कौन सा काम हुआ सेंटेंस में, बेचने का, तो बेचना हो गया आपके सेंटेंस का वर्ब। फिर आपने पूछा बेचता है, कौन बेचता है, तो उसका आंसर मिला राजेश बेचता है। राजेश हुआ आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने एक बात बताई कि कभी भी अगर आप अपने मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या अगर आप अपने मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं किसे, अगर आप अपने मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसको, तो इनसे मिलने वाला जो आंसर होगा वही आंसर होगा आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, वो चीज होगी आपकी ऑब्जेक्ट। तो जरा पूछते हैं, राजेश बेचता है, क्या बेचता है, क्या बेचता है, आंसर मिला एग्स बेचता है, अंडे बेचता है, तो ये है हमारे लिए ऑब्जेक्ट। पहला काम, कौन सा काम हुआ, वो चीज हो जाएगी वर्ब, उस काम को किसने किया वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और काम से पूछ लेंगे, वर्ब से पूछ लेंगे क्या बेचता है, अंडा, वो हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, सुमन इंग्लिश बोलती है। सबसे पहले आपने पूछा कौन सा काम हुआ सर, यहाँ पे सर ने बताया बोलने का काम हुआ। जो काम हो रहा होता है प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। बोलने का काम किसने किया, सुमन ने। जो आपके सेंटेंस में होने वाले काम को करता है उसे आप क्या कहते हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट कहते हैं। अब जरा सा एक और प्रैक्टिकल वे में चल के पूछ आते हैं, एक और प्रैक्टिकल वे में पूछ के आते हैं। क्या पूछेंगे हम, सुमन बोलती है, बहुत बोलती है, क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है, बोलती है क्या। तो अब इस मेन वर्ब से क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा 100% वही आपके सेंटेंस का होगा ऑब्जेक्ट। 3 चीजें क्लियर हुई सेंटेंस में,
आप अपनी सेंटेंस में बखूबी पहचान पाएंगे अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट, आप अपने सेंटेंस में पहचान पाएंगे उसका वर्ब, आप सेंटेंस में पहचान पाएंगे उसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करो, आगे बढ़ो। ये हिना आपके लिए क्या हुई? सर, ये हमारे सेंटेंस की सब्जेक्ट हुई। चलो हिना, आगे बढ़ो। हिना ने क्या किया? साड़ी खरीद लिया है। कौन सा काम किया है? खरीदने का। काम ही हमारे लिए क्या है? वर्ब है। कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए मेन वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट ने जो काम किया है, जो आपके सेंटेंस में काम हुआ है, वही मेन वर्ब होता है। फिर हमने पूछा खरीदा है, बताओ तो क्या खरीदा है? तो आपने कहा सर हिना एक लड़की है और लड़कियों को गहनों और कपड़ों के अलावा कुछ खास चीजें अच्छी नहीं लगती। समझ जाओ क्या खरीदा है? साड़ी खरीदा उसने। तो साड़ी क्या हो गई आपके सेंटेंस की? ऑब्जेक्ट हो गई। बहुत अच्छे। इसमें एक नए मेहमान आए हैं जिनका स्वागत हम पूरे स्वैग के साथ करेंगे। हम इनका स्वागत एक नया कलर बना के करेंगे। इनका नाम है हैज, और अभी आपने पढ़ा इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड। ये हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है, तो हैज हो गए हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है? द टीचर। ये आर्टिकल है ए एन द, इनको कहा जाता है इंग्लिश में आर्टिकल। ए एन द, ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल्स का स्टेटमेंट है कि ये केवल और केवल काम कर रहे होते हैं। भाई साहब, किसके लिए काम कर रहे होते हैं ये? तो ये काम कर रहे होते हैं नाउन के लिए। यानी अगर आप सेंटेंस में देख रहे हैं आर्टिकल्स ए एंड द, तो 110% उनके बाद आने वाला शब्द होगा नाउन। ये छोटी सी जानकारी, पॉइंट मिलेगा तो बताऊंगा बिल्कुल। द टीचर इज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहा है। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। जो काम हो रहा होता है उसी को आप क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जो काम हो रहा होता है उसी को आप क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। पढ़ाने का ये काम किया किसने? टीचर ने। जिसने इस काम को किया वो आपके लिए क्या है? सब्जेक्ट है। इज को क्या जानेंगे आप? क्या जानेंगे सर? इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इतना तो जानते हैं। इज एक हेल्पिंग वर्ब है। मीरा वॉज कुकिंग फूड। इस सेंटेंस की एनालिसिस करें तो मीरा हमारे सेंटेंस की क्या हुई? ये कृष्ण की मीरा नहीं है, ये आपके सेंटेंस की मीरा है। क्या है ये? आपके सेंटेंस की सब्जेक्ट है। जरा रिदम में आते हैं। वॉच क्या है? ये सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब है। कुकिंग, मीरा क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। तो बनाना क्या हो गया आपके लिए? मेन वर्ब हो गया। क्या बना रही थी? फूड बना रही थी। अब फूड में उसको पता हो क्या बना रही थी, हमने बस किचन में उसे देखा, तो ऑब्जेक्ट है। मीरा सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट। ये चीजें क्लियर हुई। बीच बीच में जो बातें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। द, ये देखो THE, इसके बाद आने वाले वर्ड का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसका उच्चारण, THE का उच्चारण वहां पर द किया जाता है। जैसे कि द काउ। और यदि यदि THE के बाद आने वाले वर्ड का पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर ववल हो, तो वहां उसका उच्चारण भाई साहब क्या करते हैं? वहां उसका उच्चारण करते हैं दी, दी अर्थ।
तो कुछ लोग हर जगह द पढ़ते हैं, कुछ लोग हर जगह दी ही पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अब देख लेना कि टी एच ई के बाद आने वाले वर्ड का पहला लेटर क्या है। अगर कॉन्सोनेंट है तो उसे द पढ़ना, ववल है तो उसे दी पढ़ना, और कुछ खास कुछ बड़े कंपनीज के नाम या किसी चीज को हाईलाइट करना होता है तो वहां भी हम दी ही पढ़ते हैं। जैसे इसका बहुत हार्ड एग्जांपल देता हूं, पूरे इंडिया में घूमता रहता है, दी हिंदुस्तान टाइम्स। ये इंग्लिश में आने वाला एक न्यूज़पेपर है। द हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश में आने वाला एक न्यूज़पेपर है। तो यहाँ क्या देखते हैं आप, यहाँ आप ये देखते हैं कि टी एच ई के बाद आने वाले वर्ड का पहला अक्षर एच था, जबकि वो कॉन्सोनेंट था फिर भी उसे दी पढ़ा गया था। क्यों? क्योंकि वो एक हाईलाइट करना था उसे, उसके ऊपर बल देना था, जोर देना था उस नाम के ऊपर, इसलिए ऐसा हुआ। तो कभी कभार ये भी किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आते हैं और इसमें क्या मिला, प्रिया, जो कि आपके सेंटेंस की हो गई एक सब्जेक्ट। इतना तो समझ चुके हैं हम लोग। इज क्या है, इज क्या है, बताओ इज क्या है। आप कहोगे सर इतनी भी जानकारी नहीं है आपको, अभी तो पढ़ाया आपने। इज एक हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा ठीक है, हमारे बच्चे हम ही से चालाकी करने लगे। अब देखो, अ नर्स क्या है, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट है, लिखो ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट कहने में पता नहीं क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन है कि एक सेंटेंस हम लोग लिखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने यहां एक सेंटेंस आपके लिए फिगर आउट किया और जिसमें मैंने लिखा राम ऑपरेट्स अ कंप्यूटर। राम कंप्यूटर चलाता है, राम ऑपरेट्स अ कंप्यूटर। अब मैंने आपसे बारी बारी पूछना शुरू किया कि राम क्या है, बोलोगे सर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ओके, क्या करता है राम? ऑपरेट करता है, चलाता है, ये चीज आपके सेंटेंस की वर्ब। फिर मैंने पूछा चलाता है, क्या चलाता है? आंसर मिला कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को आपने क्या कहा? ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर को वो क्या करता है? ऑपरेट करता है। कंप्यूटर को वो ऑपरेट करता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ऑपरेट करता है तो क्या ऑपरेट करता है? कंप्यूटर ऑपरेट करता है। एक चीज तो समझ में आ रही है कि वर्ब का कहीं ना कहीं एक रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ है, जस्ट एज ऑब्जेक्ट का भी रिलेशन वर्ब के साथ है। ये वर्ब मतलब कौन? वर्ब का मतलब मेन वर्ब। ऑपरेट करता है क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या करता है? ऑपरेट करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट वर्क्स फॉर वर्ब। ये मैं लाइन कह सकता हूं, बिना डरे कह सकता हूं, किसी से डर नहीं लगा मुझे। ये मैं कह सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो काम करता है किसके लिए? मेन वर्ब के लिए। वो किसी से मतलब नहीं रखता। ऑब्जेक्ट को मतलब है किससे? सेम कलर हो जा रहा है, सॉरी, अभी देता हूं इसको अच्छा सा कलर, व्हाइट ले ले। हाँ जी, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट काम करता है मेन वर्ब के लिए।
इस सेंटेंस में देखिए प्रिया नर्स है, क्या इसमें कोई मेन वर्ब है? क्या इस सेंटेंस में कोई काम प्रिया के द्वारा किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, मेन वर्ब ही नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं है तो ये को रिलेशन किसके साथ स्टैब्लिश होगा? मेन वर्ब का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का रिलेशन मेन वर्ब के साथ। लेकिन जब मेन वर्ब ही ना हो तो ऑब्जेक्ट कैसे पॉसिबल है? ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है सर। जरा पूछिए ना सर, इसका रिलेशन किसके साथ है, किसके साथ इसका रिश्ता है? नर्स कौन है? प्रिया है। प्रिया क्या है? नर्स है। बातें समझ में आई कि जैसे कंप्यूटर को क्या करता है? चलाता है। चलाता है तो क्या चलाता है? कंप्यूटर चलाता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट कनेक्ट रहता है अपने मेन वर्ब के साथ, वैसे ही सर ये चीज जो है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर ये कनेक्टेड है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। इसलिए सर बड़े ही प्यार के साथ हमने इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम हमने रख दिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो अब यहां एक बात सीखने वाली है, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। यहां एक बात सीखने वाली है। सीखने वाली बात यह है स्टूडेंट कि जहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, जहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा उस जगह पे कभी भी, उस जगह पे कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा, या जहां मेन वर्ब नहीं होगा वहीं पे होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस चीज में मैं आपको इस वाले सेंटेंस में आने पर एक और नई चीज बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संजय क्या है? सर सब्जेक्ट है। इज क्या है? सर हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, जरा ये बताओ कि इंजीनियर है कौन? ये बताओ इंजीनियर कौन है? संजय है। संजय क्या है? इंजीनियर है। क्या इस सेंटेंस में कोई काम हुआ, कोई मेन वर्ब हुई? संजय एक इंजीनियर है। नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इंजीनियर कौन है? संजय है। संजय क्या है? इंजीनियर है। तो लिंक है सब्जेक्ट से, इसलिए पहले की तरह इसे भी कह दिया जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। करण वॉज अ प्रॉपर्टी डीलर। करण क्या हुआ सर? सब्जेक्ट हुआ। वॉज क्या हुआ सर? हेल्पिंग वर्ब हुआ। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब हुआ। प्रॉपर्टी डीलर कौन है? करण है। करण क्या है? प्रॉपर्टी डीलर है। क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। करण एक प्रॉपर्टी डीलर है, कोई काम नहीं हुआ। तो फिर इस चीज को क्या बोलोगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जहां मेन वर्ब नहीं है वही हो सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टी डीलर कौन है? करण है। करण क्या है? प्रॉपर्टी डीलर है। दैट्स इट, फाइनल। माधव क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। माधव एक सम्मानित वकील है, रिप्यूटेड एडवोकेट है। कोई मेन वर्ब तो नहीं हुआ, माधव एक वकील है। कौन सा काम हुआ? पता नहीं सर। अच्छा, काम नहीं हुआ यानी मेन वर्ब नहीं हुआ। जब मेन वर्ब नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। फिर ये देखेंगे कि ये किसके साथ कनेक्टेड है। ये रिप्यूटेड एडवोकेट कौन है सर? तो ये रिप्यूटेड एडवोकेट माधव है। माधव किस जगह पे है? सब्जेक्ट की जगह पे है। तो ये आया तो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, लेकिन लिंक किसके साथ है? सब्जेक्ट के साथ है। इसलिए इसका नाम पड़ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
अब एक नई बात सीख के जाइए मेरे से, एक अच्छी बात सीख के जाइए कि जब आपके सेंटेंस में, जब आपके, मैं यहां लिख देता हूं इसे भी, जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं रहता तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह फंक्शन करता है और तब उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बात को दिमाग में रखने का है हमेशा कि जब आपके सेंटेंस में, जब आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होता जब सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में यूज किया जाने वाला हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह से फंक्शन करने लगता है और तब उसे हम सभी क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जयप्रकाश आपके सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट। इज को आपने क्या कह दिया, इज को कह दिया, बिना डरे आपने कह दिया हेल्पिंग वर्ब। जयप्रकाश है, जयप्रकाश बहुत दयालु है गरीबों के लिए, तो बहुत दयालु गरीबों के लिए कौन है, जयप्रकाश। ये चीज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस में। जयप्रकाश गरीबों के लिए बहुत दयालु है, कोई मेन वर्ब नहीं है, जयप्रकाश ने यहां कोई काम नहीं किया है। तो जब आपके सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं रहता तो ही वहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और जब मेन वर्ब नहीं रहता तो वहां की हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है और तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते सर, उस समय हम उसे प्यारा सा नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब। यानी ऊपर मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ये सभी क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये सभी क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये सभी क्या है, लिंकिंग वर्ब। मैं पहले ही आपको लिंकिंग वर्ब समझाता तो थोड़ा सा बाउंस करता या फिर कुछ देर के लिए आप सोच में पड़ जाते कि ये कौन सा नया ड्रामा है सर। मैं चाहता था कि धीरे धीरे हम चीजों को समझें फिर जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। तो ये चीज में हमने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, 4 चीजें हो गई अपने लिए। आज एक चीज और बची है उसे कवर करते हैं। चलो, इन चीजों को बताने से पहले इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो पहले हम उन चीजों को देख लें। पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करा लूं। भाई तो साइड में जा। चलो देखो, समझानी ये बात थी आपको, समझानी ये बात थी कि एट, इन, ऑन, टू, इनटू, फॉर, फ्रॉम, विद, विदाउट, beside, between, since, by, ये सभी चीजें हमारे लिए प्रेपोजिशंस हैं। इनको हम कहते हैं जी प्रेपोजिशंस। ये सभी प्रेपोजिशंस, और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए बस इनका नाम लिख दिया है।
क्योंकि वैसे भी ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ये सभी प्रेपोजिशंस हैं। अब प्रेपोजिशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात सुनो। कभी भी ये प्रेपोजिशन ने बहुत सालों पहले कह दिया था कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाली चीज, प्रेपोजिशन के बाद आने वाली चीज या तो नाउन होगी या फिर प्रोनाउन होगी। प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। ये बात उन्होंने आज से कुछ साल पहले कह दी और इस बात को हम हाईलाइट करके रख लेते हैं। इस सेम कलर में कर लेता हूं, मुझे भूल जाता है बार बार कि कलर चेंज करने हैं। चलो अभी मैंने बोर्ड रिसेंटली परचेज किया है, मुझे इसके बारे में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो माफ करेंगे। वैसे भी आप लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, माफ कर ही देंगे मुझे। चलो देखो, तो हम लोग बिहारी लोग हैं भाई, जुगाड़ लगा लेते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद आएगा हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन। एक बेहतर कॉन्सेप्ट ये है जिसपे आज की पूरी क्लास होने वाली है, और वो ये है कि फिर यही प्रेपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन के साथ, नाउन नहीं आया तो क्या आ सकता है? प्रोनाउन। इसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ये प्रेपोजिशन मिल करके और एक नई दुनिया बनाएगा जिसे नाम दिया जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसे नाम देंगे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऑल टुगेदर अगर सीधी बात नो बकवास करें तो प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है जिसे कहा जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और दुनिया का हर प्रेपोजिशनल फ्रेज एक्ट करता है एक एडवर्ब के रूप में। यानी बाद में जब इसकी एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे कि सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। चलो इन बातों को क्लियर करो। देखो कितना तुम पकड़ पाते हो, कितना तुम समझ पाते हो, कितना तुमसे हो पाता है। करने तो आए हैं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम हीर रांझा वाले बिहारी लोग नहीं है, हम दशरथ मांझी और फगुनिया वाले बिहारी हैं। हम थोड़े अलग वाले बिहारी हैं। खुशी इज स्लीपिंग इन द बेडरूम, तो खुशी आपके सेंटेंस की क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। खुशी को देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। इज क्या है? ये आपके सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, मेरे क्लास में भी खुशी है जिसके बगल में हमेशा जागृति बैठी रहती है। अच्छा लगता है, बच्चे हैं और एक पढ़ाने वाले टीचर के लिए उसके बच्चे उसकी औलाद की तरह ही होते हैं। मेरा सेंस हमेशा ऐसा ही रहा है कि माय स्टूडेंट्स आर चाइल्ड फॉर मी। इज हेल्पिंग वर्ब। खुशी क्या कर रही है? सो रही है। सोना क्या है? मेन वर्ब है। ये तो अभी हम पढ़ के आए। अब जरा सा सर वो अच्छी वाली बात करो ना जिसको अभी सिखाया। वो इन क्या है? देखा गया, चेक किया गया, पूछा गया तो पता चला कि इन एक प्रेपोजिशन है। अगर इन एक प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आएगा नाउन, तो बेडरूम एक नाउन है। इसकी जानकारी द दे रहा है, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। 100% नाउन है, शुद्ध 24 कैरेट। इन हुआ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आता है हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन। ये दोनों आपस में मिलके बनाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यह है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ईशा वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, तो ईशा हो गई हमारे सेंटेंस की सब्जेक्ट। ओके, बड़ा अच्छा बात है। वॉज क्या है? सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर,
सिटिंग मतलब बैठना, क्या हुआ? मेन वर्ब। ये तो और भी अच्छी बात है, मेन वर्ब आया। ये ऑन है प्रेपोजिशंस। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही सर। ऑन है प्रेपोजिशन और उसके बाद आएगा नाउन, दोनों मिलके बन जाएंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, पीपी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट, सी इज गोइंग टू मार्केट। ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा रखा होता है कि ये चीज होती है ऑब्जेक्ट। ना जी ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होता, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप नहीं जानते हैं अगर, तो बच्चों को गलत ना पढ़ाएं। देखिए, अधिकतर लोग यही करते हैं। सी क्या है? ये सेंटेंस की सब्जेक्ट है। ओके। इज क्या है? सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब। वेरी ओके। गोइंग क्या है? ये सेंटेंस के लिए मेन वर्ब है। ऑलमोस्ट ओके। अब उसके बाद आप देख रहे हैं तो ये टू क्या है? ये सर टू ना, अभी आपने बताया ये एक प्रेपोजिशन है। टू एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? प्रेपोजिशन के बाद आना चाहिए नाउन या प्रोनाउन। मार्केट एक नाउन है, तो प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन इस नाउन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो जो लोग अपने बच्चों को कहते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे पूछते हैं, वो जा रही है, कहाँ जा रही है? बच्चे कहते हैं मार्केट जा रही है, तो कहाँ का उत्तर मिला? ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आपके गलत पढ़ाए जाने की वजह से आपका विद्यार्थी कहीं बाहर जाएगा तो बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। उससे मैंने बहुत किया है, जब मैं पढ़ने गया था तो मुझे बहुत सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। इसलिए अब लगता है कि मुझे उन लोगों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए जो गांव से आते हैं। हरिओम इज टीचिंग केमिस्ट्री इन अ कोचिंग। तो हरिओम कौन हुआ? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। इज कौन हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। हरिओम पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाना क्या है? मेन वर्ब है। क्या पढ़ा रहा है? केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने से, मेन वर्ब से अगर क्या का प्रश्न करते हैं तो मिलता है ऑब्जेक्ट। मैंने हर एंगल दिखाने की कोशिश की है। ऑब्जेक्ट। अच्छा, इन क्या है? इन सर, इन इन तो इन इन है, क्या है? वही तो हम भी कह रहे हैं, इन इन है। तो इन क्या है? इन एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आता है नाउन, जिसके साथ मिलके बनाते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। सेम चीज, ही क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कम मीन्स आना, क्या है? मेन वर्ब है। ऑन क्या है? ये प्रेपोजिशन है। ऑन एक प्रेपोजिशन है। मंडे दिन का नाम, नाउन है। दोनों मिल गए तो क्या बना देंगे? दोनों मिल गए ना सर, तो जितना कलरफुल ये लिख रहे हैं उतने कलरफुल दुनिया बनाएंगे, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाएंगे। यही थी आज की क्लास, और कल की क्लास में हम इस अपडेट को और आगे लेकर जाएंगे। कल फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।